हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ई लर्निंग प्लेटफॉर्म ई शिक्षा। आप में से कई सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी आ रही थी कि भैया हमको एसी करंट नहीं आता, हमने कितना पढ़ लिया, हमको समझ में नहीं आ रहा है एसी करंट। ठीक है। असल में एसी करंट है भी थोड़ा सा अटपटा टॉपिक, क्योंकि इधर पे न्यूमेरिकल अप्रोच इतनी ज़्यादा है कि आप कॉन्सेप्ट बना नहीं पाते, और बना भी लेते तो उसको अरेंज ही नहीं कर पाते कि किसके बाद क्या पढ़े क्या छोड़े। ठीक है। तो आपके इसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए मैं आज एक वीडियो लेके आया हूं, जिसमें कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको एसी करंट के लिए कोई भी दूसरी रेफरेंस बुक या वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप एसी करंट के मास्टर हो जाएंगे। और सच बताऊं, विश्वास मानिए, हो सकता है कि एसी करंट आपका फेवरेट चैप्टर भी बन जाए, क्योंकि इस वीडियो में आप देखेंगे कि कितने इजी तरीके से हम एसी करंट को यहाँ पर लेके चलते हैं। दूसरी बात, एसी करंट इसलिए भी टफ लगता है क्योंकि हमें पता नहीं होता कि किन टॉपिक्स को एज अ थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है और किस टॉपिक्स को एज अ न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। तो ये भी मैं यहाँ पर क्लियर करते रहूंगा कि कौन से टॉपिक थ्योरी के लिए इंपॉर्टेंट है और कौन से टॉपिक न्यूमेरिकल के लिए इंपॉर्टेंट है। दो चीजें पढ़ी। तीसरी और लास्ट चीज जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, असल में क्या है कि एसी करंट दो पार्ट में बटा हुआ है। ठीक है। पार्ट नंबर 1 है जिसमें कि 95% आपका सिलेबस इंक्लूड होता है। ठीक है। 95% चांस है कि उस पार्ट से आएगा, जिसको कि हम इस वीडियो में करने वाले हैं। अब बात आई 5%। मैंने बहुत ज्यादा सोचा, मुझे लगा कि क्योंकि जब मैं पढ़ाता हूं ना तो मुझे कुछ भी छोड़ने का मन नहीं करता, क्योंकि इससे ये भी होता है कि जब हमने इतना पढ़ाया तो आखिर इसको क्यों छोड़ रहे, इसका मतलब हमको ये नहीं आता है, या हमको इतने समझने की शक्ति नहीं है, हमारे अंदर इतना क्षमता नहीं है कि हम उन कॉन्सेप्ट को समझ पाए। इसलिए मैं कभी भी प्रिफर नहीं करता हूँ कि मैं कोई भी टॉपिक को छोड़ के चलूँ। बट यहाँ पर ये था कि वो 3 से लेके 4 ऐसे डेरिवेशन थे, अगर मैं उनको यहाँ पर करता तो आपका लगभग आधा घंटा या 45 मिनट और एक्स्ट्रा चले जाता, और उनके आने की प्रोबेबिलिटी लगभग जीरो है। ठीक है। बट हाँ, हो सकता है इक्का दुक्का कभी किसी साल आगे, बट उनके आने की प्रोबेबिलिटी जीरो है। और वो टाइमिंग बढ़ा लेते 2 घंटा, और 2 घंटे की अगर वीडियो होगी, जब स्टूडेंट देखने जाएगा तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई ये 2 घंटे की वीडियो देख के मैं क्या करूं। मुझे वीडियो शॉर्ट भी बनानी थी और एक हर कॉन्सेप्ट भी लेके आने थे, क्योंकि आप में से कई सारे ऐसे स्टूडेंट भी होंगे जो एसी पढ़ चुके हैं, जिन्हें एसी के डेरिवेशन आते हैं, वो थोड़ा सा डीप समझने के लिए एसी पढ़ने यहाँ पर आ रहे हैं। उनकी मदद मैं कैसे करूं? जो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, जिन्होंने आज तक एसी नहीं पढ़ी, तुम तो खुश हो जाओ भाई, तुम्हारे लिए इससे बेस्ट वीडियो नहीं मिलने वाली। बात है उन लोगों की जिन्होंने एसी थोड़ा बहुत पढ़ी हुई है, जो कि थोड़ा डीप पढ़ना चाहते हैं। तो जो 4-5 डेरिवेशन है, उनको मैंने इन वीडियो में इंक्लूड नहीं किया है। तो भाई वो वीडियो कहाँ से, तो वो कहाँ से मिलेगा आपको डेरिवेशन? तो क्या करना है कि जैसे ही वो डेरिवेशन आएगा, मैं यहाँ पर आपको नोट डाउन करवा दूंगा कि दिस इज नॉट इंक्लूडेड इन वीडियो। ठीक है, इस वीडियो में। बट हाँ, अगर किसी को वो डेरिवेशन देखने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लाइन वारी उनके लिंक डाल रखे हैं, 4-5 डेरिवेशन। जिनको वो पढ़ना है आप उनको पढ़ लीजिए, जिसको नहीं पढ़ना है, जिसको ऑलरेडी ये चैप्टर टफ लगता है, खासतौर पर बायो वाले बेहोश हो जाते हैं इस चैप्टर को देख के। ठीक है। तो वो तो बिल्कुल भी उनको ना करें। ठीक है। इसमें कोई मैथ्स बायो डिफ्रेंसिएशन की बात नहीं है, असल में बात यह है कि उसमें बहुत ज्यादा इंटीग्रेशन लगता है, और इंटीग्रेशन अब ऑब्वियस सी बात है, बायो वालों ने ना 11th में पढ़ी है ना 12th में पढ़ी है, तो कहाँ से इतनी चीजें याद कर लेंगे। ऐसी कोई बायोमोलिक्यूल है, उसमें मैथ्स वाले भी होश हो जाते हैं। तो ये चीज हमको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। ठीक है। और उस हिसाब से अगर हम ऐसे इसे लेके चलेंगे तो हम बहुत इजीली इस एसी चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है। तो चलिए, बातें बहुत हो गई, एसी चैप्टर में आते हैं। बहुत अच्छा वीडियो होने वाला है। ठीक है। एक कॉपी और एक पेन निकाल के बैठ जाइए, क्योंकि इसके बाद आपको कभी भी एसी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। सबसे पहले भाई, ये एसी करंट होता क्या है, हेडिंग डाल देते हैं, एसी करंट। असल में करंट दो टाइप के होते हैं, एक होता है अल्टरनेटिंग करंट एसी करंट, एक होता है डीसी करंट डायरेक्ट करंट। एसी करंट वो होता है जो हमारे घर में आता है। ठीक है। हमारे घर में जो करंट हमको आती है, इलेक्ट्रिसिटी आती है, वो कौन सी करंट होती है? एसी करंट होती है। अब भाई, ये डीसी करंट क्या होता है? डीसी करंट वो करंट होता है जिससे, अगर मैं एग्जांपल दूं, जिससे हम अपना मोबाइल चार्ज करते हैं, यानी कि मोबाइल की बैटरी को ना कभी भी एसी करंट नहीं चाहिए होता है, उसे कौन सा करंट चाहिए? डीसी करंट चाहिए। तो चार्जर क्या काम करता है? जो चार्जर का अडेप्टर होता है, वो घर में आने वाली जो एसी करंट होती है उसको किस में चेंज करता है? डीसी करंट में। तो आखिर भाई इनमें अंतर क्या है? अगर फिजिक्स की लैंग्वेज में हम देखें तो जो एसी करंट होती है वो टाइम के साथ पीरियोडिकली चलती है। पीरियोडिकली चलती है का क्या मतलब है? देखो, पहले वो ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी। जो यूके बोर्ड के स्टूडेंट है वो इस डायग्राम को कुछ ज्यादा खास तौर पे देख ले, क्योंकि आपका एसी करंट समझाने को आता है। तो दिस इज, ठीक है, ये। अब यहां पर अगर मैं ग्राफ को थोड़ा सा बनाऊं,
इसको ले लीजिए टाइम और ऊपर को ले लीजिए करंट। देखिए कभी करंट ऊपर वाले फेज में है, ठीक है, और उसके बाद करंट कौन से फेज में चलेगी, नीचे वाले फेज में। इसी को तो पीरियोडिक मोशन कहते हैं, मतलब एक बार ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर फिर नीचे, दिस इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। तो जो करंट है वो टाइम के साथ कैसे चेंज होती है, पीरियोडिकली चेंज होती है, इसी को क्या बोलते हैं आपका एसी करंट कहते हैं। आई बात समझ में। अब बात आई भाई डीसी करंट क्या होती है। फिर डीसी करंट ये है जो टाइम के साथ फिक्स रहती है। ये देखो मैं एक ग्राफ बना रहा हूं, लेट अस दिस इज टाइम एंड दिस वन इज करंट, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा कि जो करंट होगी वो सेम रहेगा, ठीक है, करंट क्या रहेगा, सेम रहेगा। देखो एक स्ट्रेट लाइन है ना, जैसे फॉर एग्जांपल कैसे सेम रहेगा, ठीक है, अगर मैं यहां पर आपको समझाऊं, अगर कोई बच्चा इस टाइम पे आता है, इस टाइम पे बोलता है यार करंट कितनी है, ऊपर जाएगा, कितनी करंट है इतनी। वो थोड़ी देर बाद आया, उसने देखा यार भाई करंट कितनी है, कितनी करंट है इतनी। देखो चाहे वो कितने टाइम बाद भी आए, करंट उसको क्या मिल रही है, कांस्टेंट करंट मिल रही है। हिंदी वाले बच्चों नियत करंट मिल रही है, ठीक है, कांस्टेंट को नियत कहते हैं, तो इसी को क्या बोलते हैं डीसी। तो एसी क्या होता है, चेंजेस विद टाइम, चेंजेस पीरियोडिकली विथ टाइम। क्योंकि ना जब तक आप इसका बेसिक नहीं समझोगे ये चैप्टर समझ में नहीं आएगा, ठीक है। और डीसी की अगर बात करें तो ये क्या लिखेंगे, रिमेन कांस्टेंट एट कांस्टेंट विद टाइम, टाइम के साथ ये फिक्स रहता है, ठीक है। तो डीसी करंट कहाँ यूज होती है, मोबाइल की बैटरीज में। एसी करंट कहाँ यूज होती है, हमारे घर में जो पूरी इलेक्ट्रिसिटी आती है वो क्या होती है, एसी। अगर बताऊं तो पहले से सिर्फ डीसी चलती थी। जो थॉमस अल्वा एडिसन थे उन्होंने जब बल्ब की खोज की थी तो वो बल्ब डीसी करंट से चलता था। असल में उनका जो जनरेटर था वो भी डीसी करंट को प्रोड्यूस करता था। फिर बाद में निकोला टेस्ला ने एसी करंट की खोज की, और एसी करंट इतना पावरफुल है और इतना इफेक्टिव है कि अभी के टाइम पे एसी करंट ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया एज कंपेयर टू द डीसी करंट। इसीलिए हम एसी करंट का एक सेपरेट चैप्टर आपके सामने यहाँ पर पढ़ रहे हैं, ठीक है, यहां तक। अब बात आई कि यार मैथ्स वाले सोच रहे होंगे ऐसा ग्राफ तो हमने कहीं देखा है। जी हाँ आपने देखा है, इसको कहते हैं साइन थीटा का ग्राफ। बायो वालों ने भी सुना है 10th क्लास में साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है। तो जो आई की इक्वेशन होती है ना, आई का फॉर्मूला एसी करंट में ये होता है आपका आई नॉट साइन ओमेगा टी। और ऐसी आई के साथ क्या होता है ईएमएफ, ईएमएफ बोले तो वोल्टेज कह सकते हैं लोकल भाषा में। ई बराबर का फॉर्मूला होता है ई नॉट साइन ओमेगा टी। पहले तो ये बेसिक बात अपने को पता होनी चाहिए, ठीक है। अब बात आई यार ये ओमेगा क्या है, ओमेगा असल में एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2 पाई बाई टी। क्या फॉर्मूला होता है 2 पाई बाई टी। और ओमेगा का एक और फॉर्मूला होता है, ये तो टाइम वाला फॉर्मूला हो गया, दूसरा फॉर्मूला होता है 2 पाई एफ। ये क्लास 11th में हमने पढ़ा था। ओमेगा के दो फॉर्मूले, एक होता है 2 पाई बाई टी और एक होता है 2 पाई एफ। क्या ये दो चीजें समझ में आई अपने को। तो सबसे पहले एसी करंट का इतना था, ठीक है। अब एक बात और करते हैं, असल में एसी करंट में ना एक क्वेश्चन और आ सकता है न्यूमेरिकल में, खाली एक एमसीक्यू में आ सकता है कि लेट अस सपोज मैंने एक यहां पर देखिए करंट बनाया, ठीक है। अब अगर मैं इस करंट की बात करूं, ठीक है, इसका एक फेज तो ऊपर को है ऐसे, साफ दिख रहा है, और एक फेज आपका कहां को है, नीचे को है। अगर मैं इसको बनाऊं, ठीक है, फिर अगेन फिर जो दूसरा फेज है वो कहां को है, ऊपर को है। और फिर उसके बाद जो नया फेज आएगा वो कहां को आएगा, नीचे को आएगा। अब बात आई कि किस फेज में क्या करंट होती है। ये आई नॉट क्या होता है पता, आई नॉट होता है मैक्सिमम करंट। क्योंकि देखो करंट ऐसे चल रहा है ना, ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, तो एक टाइम ऐसा भी तो आएगा जब वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे होगा। ये दिस इज कॉल्ड आई नॉट इज द मैक्सिमम करंट। लिख भी देना आई नॉट, ये छोटी छोटी बातें हैं, मैक्सिमम करंट अधिकतम धारा, ठीक है। देखिए जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है ना उसके लिए भी वीडियो बहुत ही इक्वली इंपॉर्टेंट होने वाली है। बस एक काम कीजिएगा कि इसको हिंदी में जस्ट आप गूगल कर लीजिएगा, ठीक है, जो चीज आपको समझ। अब मैक्सिमम अधिकतम करंट धारा ये तो नॉर्मल चीजें हैं,
ठीक हो गया। अब देखिए, असल में ना जो आपका पॉजिटिव साइकिल होता है इसको कहते हैं पॉजिटिव साइकिल, जो ऊपर को होता है, और जो नीचे को होता है उसको कहते हैं नेगेटिव साइकिल। तो पॉजिटिव साइकिल में जो आई होता है, कौन सा वाला आई, एवरेज, जो एवरेज करंट होता है इसका फॉर्मूला होता है 0.637 आई नॉट। ठीक है। और ऐसे ही ऊपर वाले में अगर ई निकालना चाहे, ई एवरेज का फॉर्मूला भी होता है 0.637 आई ई नॉट। कितना इजी है देखो, ये फॉर्मूले हैं यार, अभी तक हम डेरिवेशन में नहीं आए हैं। वहीं अगर हम नेगेटिव साइकिल की बात करें तो नेगेटिव साइकिल में आई कितना हो जाएगा, देखो ई हो जाएगा, देखो नेगेटिव है ना, वैल्यू उतनी रहेगी 0.637 ई नॉट। और क्योंकि जैसा ऊपर है वैसा ही नीचे है तो चेंज कैसे हो जाएगी भाई, खुद ही सोचो। 0.637 और दिस वन इज आई नॉट। बट एक अंतर आता है, क्योंकि नेगेटिव फेज में है ना तो आगे से क्या लगा दो, माइनस लगा दो। तो आई एवरेज, ठीक है, पॉजिटिव हाफ साइकिल में कितना होगा, इतना, नेगेटिव में कितना होगा, इतना। तो आई एवरेज करंट, एवरेज करंट इन वन कंप्लीट साइकिल, कई बार एग्जाम में आता है। वन कंप्लीट साइकिल का क्या मतलब समझे, कि हमने यहाँ पर करंट बनाई, एक बार वो ऊपर गई और एक बार वो नीचे गई, दिस इज कॉल्ड वन कंप्लीट साइकिल। ऊपर वाले में कितना था, 0.637 प्लस में था, नीचे वाले में कितना था, -0.637, यानी कि जितना ऊपर है उतना ही नीचे है, ऊपर प्लस में तो नीचे माइनस में, तो ऑब्वियस सी बात है ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, और जो एवरेज करंट मिलता है, औसत धारा, वो कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। आया, यहां पर तक का हमारा बेसिक था। ठीक है, अगली बात, अब यहां पर हमारा नया कॉन्सेप्ट आएगा, रूट मीन। अब डेरिवेशन स्टार्ट हो गया यहां से, ये बेसिक था। अब देखो यहां तक तो आप लोग को समझ में आया हो। अब यहां पर हम बनाएंगे IRMS, रूट मीन स्क्वायर, लिख लीजिए अपनी कॉपी में। मैं एक ही फ्रेम में बना रहा हूं इसको, और इधर पे मैं लिख देता हूं ERMS। एग्जाम में या तो IRMS का डेरिवेशन आएगा या तो ERMS का डेरिवेशन आएगा। ठीक है, दोनों एकदम प्रॉपर तैयार करके लेके जाएंगे आप। अब कैसे करें भाई, देखो सबसे पहले IRMS बनाते हैं। देखो हमने सुना है सबसे पहले आई बराबर क्या फॉर्मूला होता है, आई नॉट, अभी पढ़ा रखा है ऊपर, तभी मैंने बेसिक सब ऊपर पढ़ा दिए, साइन ओमेगा टी। देखो एक ही फ्रेम में है, इस साइड आई और इस साइड ई, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। ठीक है, देखना अभी, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी होता है। अब हमको एक चीज याद करना होता है, हीट का क्लास 10th क्लास का फॉर्मूला है, हीट का फॉर्मूला होता है करंट के रिस्पेक्ट में आई स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी। अब हम क्या करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, आई की वैल्यू ऊपर से डाल देंगे। सो अगर एच ये है, इसको क्या करना है, 10th क्लास लिख दे ना, अभी एग्जाम में मत लिखना, कहां पर है, 10th क्लास में। अब बात आई, अगर एच इतना है, एच बोले तो हीट, तो डी एच कितना होगा, सोचो। डी एच, जब भी डी लग जाता है ना, डी का मतलब होता है बहुत छोटा, तो आई तो फिक्स है, आई चेंज नहीं होगी। रजिस्टर कैसे चेंज होगा, वो तो हम दुकान से खरीद के लेके आते हैं। ठीक है, ऐसा थोड़ा ना कि अपने आप ही बड़ा हो जाएगा, अपने आप ही छोटा हो जाएगा। चेंज क्या होगा, टाइम। अगर टाइम टी है तो बहुत छोटे टाइम को क्या बोलते हैं, टी। ये बात याद रखना। इक्वेशन नंबर, अब हम लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ आई इन इक्वेशन नंबर 1। तो भाई क्या हो जाएगा बताइए, तो आई की वैल्यू डालेंगे तो यहाँ पर जैसे हम आई की वैल्यू डालेंगे तो डी एच इक्वल टू, देखो आई की वैल्यू कितनी थी, आई नॉट साइन ओमेगा टी, पक्का। और यहाँ आई स्क्वायर है तो इधर भी स्क्वायर मार दो, आर स्क्वायर को नहीं छेड़ूंगा मैं, डी टी को भी नहीं छेड़ूंगा। तो डी एच बराबर कितना हो जाएगा बताओ, डी एच बराबर, देखो आई नॉट का स्क्वायर कितना हो गया, आई नॉट स्क्वायर, चलो आर स्क्वायर को भी पहली बार लिख लो, कितना हो गया, आर स्क्वायर। फिर साइन ओमेगा टी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर
ओमेगा टी। देखो हर किसी का स्क्वायर किया है, जिसका करना था आर स्क्वायर को पहले लिख दिया और डी टी को नहीं छेड़ेंगे, ऐसे ही लिख देंगे। पक्का। अब तुम्हें पता है कि अगर एच निकालना होता है तो हमें भाई इंटीग्रेशन करना होता है। ये तो पता है ना, डीएच बोले तो बहुत छोटी हीट। कभी छोटी चीज को बड़ी करना हो तो हमें क्या करना होता है, इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन एक साइकिल में करेंगे तो जीरो से लेके टी, कि टी टाइम में कितनी हीट आई, तो लिमिट कितनी चलेगी, जीरो से लेके टी। अब यहां पर कितना हो गया, आई नॉट स्क्वायर आर स्क्वायर, यहां पर कितना हो गया, साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। कुछ नहीं किया, इंटीग्रेशन के अंदर डाल दिया। ठीक है, ये देखो दोनों साइड, दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दिया। तो डीएच का इंटीग्रेशन तो क्या हो गया, एच। डीएच बोले तो बहुत छोटा है, डीएच का इंटीग्रेशन एच। यहां से आई नॉट स्क्वायर बाहर आएगा, आई नॉट स्क्वायर बाहर, आर स्क्वायर बाहर, अंदर कितना बचेगा, जीरो से लेके टी, अंदर बचेगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। अब फंसते हैं बच्चे। ठीक है, अब दो तरीके, अगर आप मैथ्स वाले स्टूडेंट हैं तो आपके बोर्ड आने वाले हैं और आपको इंटीग्रेशन करना आना चाहिए। ठीक है, तो आप लोगों का होमवर्क है कि आप इस इंटीग्रेशन को करके आएंगे। अब बायो वाले बच्चों, अब आप ध्यान से सुनना, इंटीग्रेशन आपके सिलेबस में कहीं से कहीं तक नहीं है। ठीक है, अगर आप इस इंटीग्रेशन को अटेम्प्ट करते हो तो आपका 5-7 लाइन और बढ़ने वाले हैं, और ऑब्वियस सी बात है अधिकतर बच्चे इसको याद करके ले जाएंगे। तो जितनी देर में तुम इस इंटीग्रेशन को करना याद करके ले जा रहे हो, उतनी देर में तो एक नया डेरिवेशन याद कर लो आप। अधिक से अधिक क्या होगा, अधिक से अधिक, बहुत खराब एग्जामिनर भी आया तो 3 नंबर का डेरिवेशन आएगा तो 1 नंबर काट देगा, बट उसके बदले तुम्हें टाइम तो मिल गया ना। आप 2-3 एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर सकते हो जितना आप इसमें। और इंटीग्रेशन अगर गलत हो गया तो फिर तो फंस जाओगे। तो इससे बेटर है कि आप इस इंटीग्रेशन का रिजल्ट याद करके ले जाओ कि ये इंटीग्रेशन करके आता क्या है फाइनली। ठीक है, तो जब आप इस पूरे इंटीग्रेशन को करते हो, और मुझे पता है लास्ट में मैथ्स वाले भी यही करके लेके जाने वाले हैं, तो इसका आंसर आने वाला है t/2, क्योंकि मैथ्स वाले से बनते ही बनते हैं। ठीक है, लास्ट में ये भी रट के लेके जाते हैं। इस इंटीग्रेशन का आंसर क्या आ रहा है आपका, t/2। तो h बराबर कितना हो जाएगा बताओ तो, h इक्वल टू, दिस इज h इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहां से आई नॉट स्क्वायर आर स्क्वायर टी अपॉन में क्या लिख दो, टू। दिस इज इक्वेशन नंबर एक्स। अब बात आई कि इक्वेशन वाई क्या ले। अब देखो इक्वेशन वाई कैसे ले रहे हैं, क्या हमें ये पता है कि h बराबर क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी। देखो अगर मैं यहां पर देखूं, ये वाला डेरिवेशन में बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ, अगला वाला मैं हवा में ले जाऊंगा, ये अच्छे से सीख लो। ये एच स्क्वायर क्या है, आर टी। तो एक साइकिल में एच बराबर क्या हो जाएगा बताओ तो, इन वन साइकिल, इन वन साइकिल। ठीक है, वन साइकिल बोले तो टी बराबर क्या ले लेते हैं, कैपिटल टी। ये होता है वन साइकिल का मतलब। तो एच बराबर क्या हो जाएगा बताओ, आई स्क्वायर आर, स्मॉल टी के बदले कितना लिख दो, कैपिटल टी। ये इक्वेशन एक्स है, ये इक्वेशन वाई निकाल। अब ये भी एच है, ये भी एच है, इक्वेशन एक्स को किसके बराबर कर दो, इक्वेशन वाई के बराबर कर दो, बस आ गया आपका आंसर। तो क्या हो जाएगा बताइए, अगर हम करें तो यहां से हो जाएगा आई स्क्वायर आर टी, वाई की वैल्यू देखो बराबर कितना हो जाएगा, आई नॉट स्क्वायर आर स्क्वायर टी अपॉन 2। तो टी से हमला टी कट गया, आर से एक और गलत हो गया, हाँ आई स्क्वायर आर टी, यहाँ कुछ कुछ तो गलत हुआ है। एक मिनट है, एक मिनट, एक मिनट, ऊपर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। ये देखो, अ, ये डी एच का ना मैंने वैल्यू गलत लिख दिया है, असल में आई स्क्वायर आर टी होता है, सॉरी। ठीक है, ये आर स्क्वायर नहीं होता है, ये रहा, या आर स्क्वायर नहीं होता है, जस्ट आर होता है। तो यहाँ भी जस्ट आर होगा, कुछ नहीं करना है, टू मिटा देना है, नॉर्मल सी बात है। ये आर हो गया, ये आर हो गया, यहाँ पे भी आर हो गया, यहाँ पर भी आर हो गया, बाकी तो सही चल रहा है, तो यहाँ पर भी आर हो गया। अब क्या कटेगा बताइए, देखिए क्या चल रहे थे हम, तो यहां से आर कट गया, टी से टी कट गया, तो आई स्क्वायर बराबर कितना हो गया, आई स्क्वायर बराबर आई नॉट का स्क्वायर अपॉन 2। और अगर किसी को आई निकालना हो, जिसको कि आई आर एम एस भी कहते हैं,
ठीक है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा अंडर रूट ऑफ आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2। अब स्क्वायर से तो रूट कट गया ऊपर, तो आई आर एम एस बराबर, ऊपर तो बच गया आई नॉट क्योंकि स्क्वायर से रूट कट गया, और 2 का कोई रूट नहीं होता है तो इसको रूट 2 लिख दो। एंड दिस इज द फाइनल फॉर्मूला जो हम निकालने जा रहे थे। अब इससे इजी क्या लोगे? ठीक है, अब जो आपने यहाँ पर किया ना, यहीं पर आर एम एस लिख दो ना, एग्जामिनर बोलेगा अपने मन से कहाँ लिख दे, यहाँ पर, ये यहाँ पर आया समझ में? तो पहला फॉर्मूला हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, आप लोग इसे उतारिए। अब देखो ई वाला कैसे करते हैं, सेम। देखो ई निकालने के लिए इसको रेड वाले से कर लेते हैं। देखो ई निकालने के लिए ई बराबर क्या फॉर्मूला होता है अपने पास, ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये होता है ई निकालने का फॉर्मूला। अब हमें पता होना चाहिए एच बराबर, वहां तो आई स्क्वायर आर टी था, सिर्फ ये याद करना है, यहां होता है ई स्क्वायर अपॉन आर और टी, बस। अगर एच इतना है तो डी एच बराबर कितना होगा बताओ, सेम ई स्क्वायर अपॉन आर और टी के बदले कितना लिख दो, डी टी। अब क्या करोगे, ई की वैल्यू यहां पर डालोगे, इक्वेशन नंबर क्या मान लो इसको 1, तो लिख दो पुट ई इन इक्वेशन नंबर 1। तो क्या हो जाएगा बताओ, यहां से डी एच बराबर, ये हो जाएगा आपका ई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है, का क्या लगा दो, होल स्क्वायर, क्योंकि ई स्क्वायर था, अपॉन, अभी आ रही है, पिछले बारों देखो गलती हो गई थी एक छोटी सी मुझसे, टी टी, छोटी तो नहीं कहेंगे उसको, अगर वो फंस जाता बहुत दिक्कत हो जाती। ठीक है, तो डी एच बराबर कितना हो गया, अगर सजाए तो इसको देखो, ई नॉट का स्क्वायर ई नॉट स्क्वायर, आर को ऐसे ही लिख दो, साइन ओमेगा टी का स्क्वायर कितना हो गया, साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और आगे कितना लिख दो, टी टी। दिस इज इक्वेशन नंबर, कोई इक्वेशन नहीं है। ठीक है, अब हमें पता है डी एच थोड़ा निकालना है, हमें तो एच निकालना है, तो दोनों साइड क्या लगा दो, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एच इक्वल टू इंटीग्रेशन, अब यहाँ इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ, जीरो से लेके टी पे, वेरी गुड। अंदर कितना हो जाएगा, ई नॉट स्क्वायर अपॉन आर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अगर यहाँ पर देखें तो डी एच बराबर कितना हो जाएगा, सॉरी, डी एच का इंटीग्रेशन कितना हो गया, एच, एच बराबर कितना हो गया बताओ, ई नॉट स्क्वायर बाहर आया अपॉन आर बाहर आया, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ चले गया, जीरो से टी, और यहाँ पर कितना हो गया, साइन स्क्वायर ओमेगा टी। देखो सेम सवाल है, बस ई और आई का गेम है, और तुम्हें पता है कि इसकी वैल्यू कितनी होती है इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करके, दिस इज इक्वल टू टी बाई 2। अगर ये टी बाई 2 है तो क्या इक्वेशन बन जाएगी हमारी यहाँ से, एच इक्वल टू, देखो ई नॉट स्क्वायर टी ऊपर और नीचे 2 इंटू आर, कितना हो गया 2r, एंड दिस इज माई इक्वेशन नंबर। देखो सेम टू सेम डेरिवेशन जा रहा है, मैंने अगल बगल में बना रखा है तभी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन वन साइकिल सेम, यानी कि स्मॉल टी बराबर क्या लिख दो, कैपिटल टी। तो कितना हो जाएगा बताओ, एच बराबर कितना हो जाएगा, देखो सेम ऊपर वाला फॉर्मूला क्या था, ई स्क्वायर अपॉन आर, और यहाँ पर क्या लिख दो, टी। चूंकि हम आर एम एस निकालने चाह रहे हैं तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पर, आर एम एस, और दिस इज इक्वेशन नंबर वाई। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन एक्स को इक्वेशन वाई के इक्वल रख देंगे। इक्वेशन वाई में क्या है यहाँ पर बताओ, ई स्क्वायर, नीचे आर एम एस लिखा हुआ है छोटा सा, ठीक है, टी अपॉन आर, सेम देखो अब बन गया उधर, उसका आंसर कितना आया था, ई नॉट स्क्वायर, ठीक है, टी अपॉन 2r, आर से हमारा आर कट गया, टी से हमारा टी कट गया, ई नॉट स्क्वायर वहां आएगा तो कितना बन जाएगा, यहां से भी आर एम एस बचेगा, तो यहाँ क्या लग जाएगा आपका, अंडर रूट लग जाएगा बड़ा सा, ई नॉट अपॉन 2। और आपको पता है कि ये रूट को अगर हटाना हो तो कितना हो जाएगा, ई आर एम एस इक्वल टू, ई नॉट का रूट कितना हो गया, सॉरी इधर स्क्वायर भी था, तो स्क्वायर से ऊपर का रूट कट गया ये वाला, तो यहाँ पर क्या बच गया, सिर्फ
ई नॉट अपॉन 2 का रूट कितना हो गया, क्योंकि रूट तो दोनों का था ना, न्यूमरेटर का भी और डिनोमिनेटर का भी। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर IRMS एंड VRMS। आधी जंग तो आप यहीं पर जीत गए, जिसको ये फॉर्मूला आता है, और इससे इजी इसका डेरिवेशन हो भी नहीं सकता है। ठीक है, मैंने 2 डेरिवेशन एक ही फ्रेम पे आपको बता रखे हैं, ताकि कंपेयर करके आप एक डेरिवेशन पढ़े और आपको दूसरा भी याद हो जाए। ठीक हो गया, बहुत बढ़िया। अब बात आते हैं इसके सर्किट्स की। ठीक है, अब हेडिंग डालते हैं सर्किट्स की कहानी, कहानी ऑफ सर्किट्स। देखो कैसे करेंगे इसे हम, यहाँ पर हेडिंग डालेंगे सर्किट्स की कहानी। देखो कितने तरीके के आपके सर्किट होते हैं। हिंदी वाले कह रहे थे ना हमें हिंदी में नहीं पढ़ाते, देखो मैंने हिंदी में पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अब देखो सर्किट की कहानी में सबसे पहले आपका जो सर्किट आएगा उसका नाम होता है आर सर्किट। अब पहले से क्या था, इनका डेरिवेशन पढ़ते थे, बट अब इनका डेरिवेशन मत पढ़िए आप। ठीक है, अब सिर्फ नॉलेज लेके जाइए। ठीक है, और बाकी जिसको डेरिवेशन पढ़ना है इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ठीक है, सी सर्किट, बट बहुत कम चांसेस है। 3 तरीके की सर्किट, एल सर्किट, आर सर्किट, एल सर्किट और सी सर्किट। ठीक है, अगर मैं तीनों सर्किट की यहां पर बात करूं तो इन तीनों में जो आपका आर सर्किट क्या होता है, ऐसा सर्किट जिसमें सिर्फ रेसिस्टर हो। ठीक है, हैविंग आर ओनली। ठीक है, हैविंग आर ओनली। दूसरी बात, इसमें ईएमएफ कितना होता है भाई, इसमें ईएमएफ होता है ई नॉट साइन ओमेगा टी, जो अभी तक पढ़ रहे थे आप तो दोस्त बना लो इसे। और आई बराबर कितना होता है, आई नॉट साइन ओमेगा टी। इसका मतलब क्या है, जैसा ई है वैसा ही आई है, यानी कि पॉइंट लिख लेना, नो फेज डिफरेंस, नो फेज डिफरेंस। डिफरेंस का इसको टेक्निकल टर्म में क्या बोलते हैं, लोकल भाषा में टेक्निकल टर्म तो ये हो गया नो फेज डिफरेंस। लोकल भाषा में जब आई ऊपर होगा तो ई भी ऊपर होगा, जब आई नीचे होगा तो ई भी नीचे होगा। ठीक है, तो भाई पावर क्या होती है इसमें, पावर का फॉर्मूला होता है उस केस में ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस। अब दोनों की वैल्यू सिखा रखी है, ये पावर हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट जिसको मैं रेड से लिख रहा हूं, आर सर्किट का जो रेसिस्टेंस होता है उसको किससे डिनोट करते हैं, आर से, जो नॉर्मल होता है। ठीक है, अब यहां पर से कहानी आने वाली है, ये है आर सर्किट, पूरी कहानी बता दी मैंने। अब बात करते हैं एल सर्किट, ऐसा सर्किट जिसमें सिर्फ एक इंडक्टर जुड़ा हो। भाई अब तो रेसिस्टर हमने सुना था, इंडक्टर तो हमने देखा ही नहीं है। हाँ, आपने इंडक्टर नहीं देखा होगा, इंडक्टर एक ऐसा करके एक कॉइल होता है ऐसा ही। ठीक है, जो कि इंजीनियरिंग फिजिक्स में आपका लगता है इंडक्टर ये होता है। ठीक है, तो इसमें सिर्फ क्या होता है, हैविंग इंडक्टर ओनली। ठीक है, बहुत टाइम बाद लिख रहा हूँ, राइटिंग तो एकदम क्या ही बताऊँ। ठीक है, असल में ये हो जाता है ना, देखना लैपटॉप पे पड़ता है और लिखना नीचे पे पड़ता है। ठीक है, ये प्रॉपर एक जस्ट एक कार्डबोर्ड होता है, तो अभी इसमें प्रैक्टिस की जरूरत होती है, बट फिर भी आपको थोड़ा समझ में तो आ रहा होगा। ब्लैक बोर्ड में मैं इससे भी खराब लिखता हूँ, व्हाइट बोर्ड में। ठीक है, ई बराबर, देखो ई तो हम, ई क्या होती है, बैटरी की ईएमएफ, और बैटरी तो हम मार्केट से लेके आते हैं, तो मार्केट वाला तो हमको हमेशा सही देगा, तो ई तो हमेशा तीनों में वही रहेगी, बाइक अगले वाले में भी वही रहेगी। बट यहाँ पर जो आई होती है ना, ये चेंज हो जाती है, आई इक्वल टू आई नॉट साइन, देखो ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू से आप क्या समझे बताओ तो जरा। ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू का मतलब ये है, सॉरी प्लस नहीं होगा इसमें, माइनस हो रहा है, सॉरी। ठीक है, इसीलिए मैंने बुक साथ में रखी थी। ये है ओमेगा टी माइनस पाई। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जो करंट होती है वो वोल्टेज से पाई बाई टू पीछे चल रही होती है। सोचो ना, जब ये ओमेगा टी है, ये ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू है, यानी कि पाई बाई टू पीछे है।
आ रही बात समझ में? तो इसका मतलब हम लिखेंगे आई, यानी कि करंट लैग्स, लैग मतलब पीछे चलना, वोल्टेज या ई, ई बाई कितने से पीछे चलती है, पाई बाई टू। न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है। अब देखो इतने कॉन्सेप्ट तुम्हें एक फ्रेम में सिखा रहा हूं पूरा, ठीक है। कौन पीछे चल रही है, करंट। हिंदी वाले लिख सकते हैं जो करंट होती है वो ई से पाई बाई टू से पीछे चलती है, ठीक हो गया। अब इसमें पावर कितनी होती है, तो जो एवरेज पावर होती है ना एल सर्किट में, वो जीरो होती है। एल सर्किट में कोई पावर नहीं होती है। आई बात समझ में? अब सबसे इंपॉर्टेंट, एल सर्किट के रेसिस्टेंस को क्या बोलते हैं? ठीक है। अब इसको मैं बाद में समझाऊंगा, ठीक है। पहले मैं एक बार सी सर्किट बता देता हूँ। सी सर्किट कौन होता है? हैवी कैपेसिटर ओनली। कैपेसिटर तो सुना ही है ना, पहला चैप्टर, जो चार्ज स्टोर करता है, लिख लो जिसको पता नहीं है कॉपी के ऊपर, ठीक है। कैपेसिटर ओनली डिवाइस विच स्टोर द चार्ज, लिख लेना, ठीक है। यहाँ पर ओनली, ठीक है। दूसरी चीज, यहाँ पर ई बराबर कितना होता है आपका, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं सके तो। ई बराबर, ये तो हम मार्केट से खरीद के लाए हैं, ये तो सेम रहता है, साइन ओमेगा टी। बट जो आई होता है वो पाई बाई टू आगे चल देता है, यानी कि आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू वाला, ये। यानी कि हम दूसरी भाषा में इसको क्या लिखेंगे, आई लीड्स, अभी लीड कर रहा है, ठीक है, आगे चलता है, ई बाई कितने से, पाई बाई टू से। यानी कि करंट आगे चल रहा है किससे, ई के मुकाबले। पक्का? क्यों? क्योंकि जब ई ओमेगा टी है तो वो कितना है, आई ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, प्लस पाई बाई टू आगे है, ठीक है। अब इसमें भाई एवरेज पावर कितनी होती है, एवरेज इक्वल टू जीरो। आई बात समझ? इसमें भी जीरो होती है। अब बात आई इसका रेसिस्टेंस क्या होता है। ठीक है। अब देखो ध्यान से, मान लो हमारे पास, ठीक है, 3 कुत्ते हैं, ठीक है। लेट अस सपोज वी हैव अ 3 डॉग। हमारे पास 3 कुत्ते हैं, ठीक है। ये तीनों जर्मन शेफर्ड है, ठीक है। तीनों क्या है, जर्मन शेफर्ड की ब्रीड है। बट एक का नाम है टॉमी, ठीक है। एक का नाम है मान लो टाइगर। तीसरे का नाम क्या होता है, कुत्ते का नाम किसी का, चलो कुछ भी कह दो, इसका नाम लिख दो कुत्ता, कालू ही लिख दो, चलो ठीक है, कालू। लेट अस सपोज वी हैव अ 3 डॉग, ठीक है। अब सुनो, तीनों के तीनों क्या थे, जर्मन शेफर्ड, ठीक है। बट जब इसको, इस कुत्ते को बुलाया जाता होगा तो इसे टॉमी कहा जाता होगा। जब इस कुत्ते को बुलाया जाता होगा इसको टाइगर कहा जाता होगा। और जब इस कुत्ते को बुलाया जाता होगा तो इसे कालू कहा जाता होगा। ऑब्वियस सी बात है, ऐसा थोड़ा ना एक जर्मन शेफर्ड इधर आ बंदर भगा, ऐसा तो नहीं कहते होंगे। बट हैं तीनों जर्मन शेफर्ड, पक्का। ऐसे यहां पर होता है, तीनों का जो रेसिस्टेंस होता है, होता रेसिस्टेंस ही हो, एक आर सर्किट का, एक एल सर्किट का, एक सी सर्किट का, काम सेम होता है, करंट रोकना। बट इनके नाम अलग अलग हो जाते हैं, एक का नाम टॉमी होता है, एक का नाम टाइगर होता है, तो एक का नाम कालू होता है। तो इसका नाम टॉमी, रेसिस्टेंस को आर कहते हैं। यहां पर जो रेसिस्टेंस होता है ना, इसका नाम होता है एक्सएल। एक्सएल को क्या बोलते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस। ये हिंदी वालों इसको इंग्लिश में याद करना, हिंदी में बहुत ज्यादा टफ होगा, रिएक्टेंस, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, इंडक्टिव रिएक्टेंस। और ये एक्सएल का फॉर्मूला भी रट लो, ओमेगा एल। ये बाद में बहुत काम आएगा, स्टार मार दो इसमें, बहुत ज्यादा काम। आधे न्यूमेरिकल तो इसी चक्कर में नहीं बनते। यानी कि जो इंडक्टर का रेसिस्टेंस होता है उसको क्या बोलते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा एल। ऐसी बात करें, जो कैपेसिटर का रेसिस्टेंस होगा, इसका फॉर्मूला होता है एक्ससी। नाम क्या होता है इसका, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। अब कैपेसिटर है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, यही समझाना चाह रहा था मैं तो। और इनका भी यूज करूंगा मैं बहुत ज्यादा, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला हो जाता है 1/ओमेगा सी, सॉरी ओमेगा एल लिख दिया मैंने, ओमेगा सी। ये आपका मेन है।
ठीक है। तो आर सर्किट, एल सर्किट, सी सर्किट, तीनों के अपने अपने रेसिस्टेंस होते हैं, होते वो रेसिस्टेंस ही है, ठीक है, बट उनका नाम अलग अलग होता है। जब हम आर सर्किट पढ़ेंगे तो हम रसिस्टर बोलेंगे, ठीक है। जब हम एल सर्किट पढ़ेंगे तो हम एक्सएल यानी कि इंडक्टिव रिएक्टेंस कहेंगे, और जब हम सी सर्किट पढ़ लेंगे तो सी सर्किट का रेसिस्टेंस क्या होता है, एक्स। एक्सी बोले तो सी सर्किट का रेसिस्टेंस, एक्सएल बोले तो एक्सएल में लिख दो, दिस इज कॉल्ड एल सर्किट का रेसिस्टेंस। पक्का होता है प्रतिरोध, हाँ। और एक्सी को क्या बोलेंगे, सी सर्किट का रेसिस्टेंस का रेसिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध। देखो मैं बार बार यही चीज इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल यही से फंसते हैं, ठीक है। तो हमने पढ़ा एक्सएल, एक्ससी और आर के बारे में, ये तीनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आधी कहानी यहीं पर खत्म होगी हमारी। तीन चीजें समझे आप लोग। मैं मानता हूं ये चैप्टर कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, और इससे इजी इसको नहीं किया जा सकता। अब बात आई इन तीनों को कंबाइन करने की, तो कंबाइन कैसे करते हैं, देखो हमारे पास कितने सर्किट है, हमारे पास तीन सर्किट है, एक है आर, एक है एल, एक है सी। तो एक बार आर और एल को मिला दिया जाता है, एक बार एल और सी को मिला दिया जाता है, और एक बार आर और सी को मिला दिया जाता है। आई बात समझ में। अब बात करते हैं सबसे पहले हमें पढ़ना क्या, और एक बार क्या करते हैं, ये तीनों को मिला देते हैं। अब हमारे तो टोटल कितने सर्किट बन गए, पहला बन गया आर एल, दूसरा बन गया एल सी सर्किट, तीसरा बन गया आर सी सर्किट, ठीक है, और चौथा बन गया आर एल सी या एल सी आर सर्किट, ठीक है। तो टोटल कितने सर्किट बनते हैं, चार। अब हमारे सिलेबस में ना असल में पहले चारों सर्किट हुआ करते थे, बट अब चक्कर क्या है कि अब इनमें से सिर्फ एलसीआर सर्किट हमारे सिलेबस में, सिर्फ और सिर्फ एलसीआर। बट हाँ, अगर किसी को ये चैप्टर पूरा आ जाता है उसके बाद वो आर एल, एल सी और आर सी सर्किट को भी पढ़े, अदरवाइज उसको स्किप कर सकता है, उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं आर एल, एल सी और सी आर सर्किट नहीं करवा रहा हूं क्योंकि वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। बट हाँ, अगर कोई सीबी यूके बोर्ड वाले तो उसको ना ही करें, ठीक है, आपके तो सिलेबस में ही नहीं, आपका तो चांस ही नहीं बनता आने का। बट अगर सीबीएसई वाले उसको पढ़ना चाहते हैं तो आप जस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, जहां पे हेडिंग है एल आर सी आर एंड आर सी सर्किट, वो वाली वीडियो देख लीजिए, 10-15 मिनट में मैंने वो कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर जो हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है एल सी आर सर्किट, ठीक है। हेडिंग डालेंगे एल सी आर सर्किट या आर एल सी सर्किट भी कहते हैं इसको। क्या हो चुका है इसको, कौन सा सर्किट है, एल सी आर सर्किट, ठीक हो गया। अभी भाई एल सी आर सर्किट क्या होता है, एक ऐसा सर्किट जिसमें आपका सबसे पहले क्या जुड़ा हो, आर, फिर क्या जुड़ा हो, एल, बताया था ना ऐसा होता है, और फिर क्या जुड़ा हो, सी, पहले चैप्टर में पढ़ा है, कैपेसिटर ऐसा होता है, ऐसे दिखाते हैं इसको। तो इस सर्किट को क्या बोलते हैं हम, एल सी आर सर्किट। इसको हमने एक वोल्टेज से दिया, हमें पता है वोल्टेज को बोलते हैं ई, और ई का फॉर्मूला कितना है हमारा, ई नॉट साइन ओमेगा टी। और एसी करंट पढ़ रहे तो एसी को ऐसे दिखाते हैं ये, ठीक है, और इसको ऐसे दिखाते। तो सर्किट अगर मैं यहाँ पर दिखा दूं, दिस इज कॉल्ड हमारा आर सर्किट, दिस इज कॉल्ड हमारा एल सर्किट, एंड दिस इज कॉल्ड हमारा सी सर्किट। कभी कभी आर एल सी भी कहा जाता है, बहुत ज्यादा कहा जाता है इसको आर एल सी, ठीक है। आर सर्किट पे जो वोल्टेज होगा उसका नाम क्या लिख दो थोड़ी देर के लिए, वी आर। ऑब्वियस सी बात है ना, आर सर्किट के वोल्टेज को वी आर कहेंगे, एल सर्किट के वोल्टेज को क्या कहेंगे, वी एल। अब इसमें काम की चीज आने वाली है, और सी सर्किट के वोल्टेज को कहो वीसी। एलसीआर मोस्ट डिमांडेड टॉपिक है, याद रखिएगा, 3 स्टार मान लीजिएगा, इस डेरिवेशन को कतई मत छोड़िएगा, ठीक है। ये इसका फेजर डायग्राम हो गया, बट आप डेरिवेशन बनाने के लिए ये डायग्राम काम का नहीं है, डेरिवेशन बनाने के लिए इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो इंपॉर्टेंट होता है। अब वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, देखिए सबसे पहले एक लाइन आपकी ऐसे जाती है, एक लाइन आपकी ऐसे जाती है, और एक लाइन आपकी ऐसे जाती है, ठीक है। अब देखिए जो ग्राफ है ना, ये बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट से आते हैं, तो इनको आपको सीधे ही याद ही करना होता है, एक तरीके से सीधी बात बताता हूँ।
और ऑब्वियस सी बात है, अगर आपने लास्ट टाइम पे एसी करंट पढ़ रहे हो तो आप क्यों इतना झमेला लेंगे। ठीक है, 10 दिन में 15 दिन में पेपर है, तो इस टाइम पे क्या कीजिए, कॉन्सेप्ट लीजिए, सीधा क्वेश्चन बनाइए। ठीक है, इस साइड को क्या बोलते हैं, वी आर, यानी कि वोल्टेज ऑफ आर सर्किट। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, वी एल ऊपर को, और नीचे को बोलते हैं वीसी। अब सोचो, वी एल ऊपर को जा रहा, वीसी नीचे को जा रहा, तो जो इतना पार्ट होता है ना, इतना ये, इतना ये, मान लो इतना पार्ट, इतने पार्ट को कह देते हैं वी एल, क्योंकि वी एल ऊपर को जा रहा है तो प्लस में, और वीसी नीचे को जा रहा है तो माइनस में, तो क्या कह देते हैं इतने पार्ट को, वी एल माइनस वीसी। ठीक है, अब देखो कितने पार्ट को कहा मैंने, वी एल माइनस वीसी, इतने पार्ट को, ये यहां से लेके ओरिजिन से ये। तो अगर मैं इसको ऐसे आगे बनाऊं, इसका नेट कहां को जाएगा सोचो, ये, और इसको ऐसे नीचे को मैच कर देता हूं, दिस इज। ठीक है, तो ऊपर को क्या गया, वी एल माइनस वीसी, और ये एंगल लेटर सपोज क्या है, पाई, और नीचे को कौन सा एंगल है, सॉरी कौन क्या है, वी आर। पक्का, और ये क्या है, ऑब्वियसली बात है, उधर वी एल माइनस वी सी है, तो यहाँ पे भी तो वी एल माइनस क्या हो गया, वी सी। ठीक है, दिस इज, देखो अब कितना हो जाएगा, देखो अब ध्यान से अगर हम देखें, इसको मैं थोड़ा डार्क कर देता हूँ। ठीक है, ये है मेरा नेट जिसको हमें निकालना है। ठीक है, अब देखो, क्या एक राइट एंगल ट्राइंगल जैसा दिख रहा है, हाँ भाई राइट एंगल ट्राइंगल तो दिख रहा है। अगर राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है तो क्या मैं, अब देखो एक एक मिनट, हाँ एक मिनट इधर पे बता देता हूँ, ऊपर को वी एल माइनस वी सी, यहाँ को वी आर, तो यहाँ को जो फॉर्मूला हो जाता है आपका, दिस इज कॉल्ड यूर, ई कहूँ कि वी कहूँ, चलो ई है, बाद में वी भी अगर होगा तो देख लेना, हाँ अभी देखते हैं, क्लियर कर देंगे। तो ये जो जा रहा है इसका नाम क्या है, E। अब सोचो ना, ये हाइपोटेनियस है, ये परपेंडिकुलर है, और ये बेस है। क्या तुमने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा है, क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस क्या है आपका, ई स्क्वायर, बराबर परपेंडिकुलर क्या है आपका, बताओ, वी एल माइनस वी सी, यही तो है परपेंडिकुलर जो ऊपर को है, तो क्या क्या लगा दो, होल स्क्वायर, प्लस बेस क्या है आपका, जो ऐसे है बेस। ठीक है, कितना है, वी आर का क्या लगा दो, स्क्वायर। तो ई बराबर कितना हो जाएगा बताओ, ई बराबर, अब थोड़ा मैथ्स आ रही है, अगर स्क्वायर वहां जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, रूट, तो रूट में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर प्लस वी आर का स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, सबसे इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, ओम्स लॉ लगाते हैं। क्या बोलता है ओम्स लॉ, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात हो रही है, देखो ओम्स लॉ क्या बोलता था, ओम्स लॉ, वो जो कुत्ते वाला एग्जांपल दिया था ना, वो आप काम आएगा। देखो ई बराबर क्या होता था, आई आर, सुना होगा तुमने, ई बराबर क्या होता था, आई आर। अब देखो यही तो होता था, ईएमएफ बराबर करंट इनटू रेसिस्टेंस। अब सबसे पहले वी आर बराबर क्या होगा, फिर बताओ, वी आर बराबर होगा आई करंट इंटू आर सर्किट के रेसिस्टेंस को क्या बोलते थे, आर। वी एल बराबर क्या होगा बताओ तो जरा, वी एल बराबर आई इंटू एल सर्किट के रेसिस्टेंस को क्या बोलते थे, एक्सएल। देखो, और वीसी, वीसी बराबर क्या होगा, आई इंटू सी सर्किट के रेसिस्टेंस को क्या बोलते थे, एक्ससी। पक्का, तो ये सब वैल्यू ऊपर रखते हैं, तो कितना हो जाएगा बताओ, ई के बल्ले रख देता हूं मैं, ई के बल्ले रख देता हूं आई इंटू आर इज इक्वल टू, अंडर रूट लगाता हूं बड़ा सा, वीएल को कितना लिख देता हूं बताओ, आई इंटू एक्सएल। देखो वीएल को लिख सकता हूं, माइनस वीसी को कितना लिख देता हूं, आई इंटू एक्ससी। ठीक है, और वी आर को का क्या लगा दो, होल स्क्वायर, प्लस वी आर को कितना लिख देता हूँ, आई इंटू आर का होल स्क्वायर। अब थोड़ी मैथ्स लगानी है, देखो अब थोड़ी सी मैथ्स है, आई आर बराबर, ठीक है, अब रुको 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 एक मिनट, हाँ एक मिनट एक मिनट एक मिनट, आई हो गया, एक काम करो इसको आई आर मत लो,
ई बराबर, ये तो समझाने के लिए लिखा था मैंने, इसको ई ही लिखो, ये हमारा क्या है, ई ही है। वो तो मैंने समझाने के लिए v इक्वल टू आई आर लिख दिया, तो भी कंफ्यूज ना हो जाओ, ऊपर भी कर लेते हैं। ऊपर इसको v इक्वल टू आई आर लिखना, तो वी आर बराबर आई इंटू आर, वी एल बराबर आई इंटू एक्सएल, वी सी बराबर आई इंटू एक्स सी। यहाँ पर ई ऐसी रहने दो, इसको नहीं छेड़ते। ठीक है, तो ई बराबर कितना हो जाएगा सोचो, देखो आई एक्सएल आई एक्स सी दोनों के पास आई है, तो मैं आई अगर कॉमन लूंगा तो बाहर क्या आएगा पता है, आई स्क्वायर। अब ये कैसे आया, क्योंकि देखो ऊपर से होल स्क्वायर था, अगर आई कॉमन लूंगा ना तो आई स्क्वायर आएगा, तो अंदर सिर्फ कितना बचेगा, एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। देखो अगर आई कॉमन आया तो स्क्वायर के साथ आया, प्लस इसको दोनों का स्क्वायर मार दो, आई स्क्वायर आर स्क्वायर, पक्का। अब जरा सोचो, यहां पे भी आई है, आई स्क्वायर है, और यहाँ पे भी आई स्क्वायर है, तो मैं आई स्क्वायर को दोबारा बाहर ले सकता हूँ। और तुम्हें पता होना चाहिए कि जब आई स्क्वायर को रूट से बाहर लेता हूँ तो वो सिर्फ क्या निकलेगा, आई। ठीक है, रूट से बाहर लेने पे, ठीक है, तो कितना बचेगा, सिर्फ आई, जबकि था आई स्क्वायर। ये मैथ्स के थोड़े से छोटे मोटे कॉन्सेप्ट होते हैं, अंदर ये कोई चेंज नहीं होगा। बायो वाला थोड़ा सा ध्यान से देखना, ये वाला वैसे तो आ गया होगा, इतना तो बहुत नॉर्मल है। ठीक है, ये रहा, क्या किया मैंने, देखो पहले मैंने आई और आई अंदर ही लिया, रूट के अंदर ही है, बट इन दोनों से कॉमन ले लिया, इन दोनों से तो कॉमन लिया, तो क्या आया वो आई स्क्वायर, क्यों, क्योंकि ऊपर से क्या लगा हुआ है, होल स्क्वायर। यहाँ तो चलो ठीक ही है, आई का स्क्वायर आई स्क्वायर, आर का स्क्वायर आर स्क्वायर। अब यहाँ भी मुझे आई स्क्वायर दिखा, यहाँ भी आई स्क्वायर दिखा, मुझे इसको रूट से बाहर लेके आना है, तो आई स्क्वायर जब रूट से बाहर आता है तो क्या बन जाता है, आई। ठीक हो गया, तो हमने फॉर्मूला सुना है ई इक्वल टू क्या होता है, आई आर। देखो ई इक्वल टू आई इंटू आर, तो इस पूरी वैल्यू को एक नया टर्म बोल दिया जाता है, जिसको कहते हैं जेड। यही निकालना होता है इस डेरिवेशन में, जेड। और जेड को बोलते हैं इम्पीडेंस। क्या बोलते हैं, इम्पीडेंस। इम्पीडेंस क्या हुआ, जैसे तुमने पढ़ा था, एक्सएल क्या पढ़ा था, एल सर्किट का रेसिस्टेंस, एक्ससी क्या पढ़ा था, सी सर्किट का रेसिस्टेंस, आर क्या पढ़ा था, आर सर्किट का रेसिस्टेंस। ऐसी जेड क्या होता है, एल सी आर सर्किट का रेसिस्टेंस का रेसिस्टेंस, ये मत भूलना, क्योंकि एलसीआर है ना, एलसीआर सर्किट है, इसका भी तो अपना कोई एक रेसिस्टेंस होगा, तो एलसीआर सर्किट के रेसिस्टेंस को क्या बोला जाता है, जेड। और जेड का फॉर्मूला क्या हो गया, अंडर रूट, देखो क्या हो गया, एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर प्लस क्या हो गया, आर स्क्वायर। बस यही निकालना होता है इस डेरिवेशन में। ठीक है, अब इस डेरिवेशन में अगर आप दो चीजें निकालने में तो इतने से काम चल जाएगा, बट दो चीजें और निकाल दो ना, और बेटर हो जाती है, ज्यादा नंबर मिलते हैं हमको। वो दो चीजें कौन सी हैं, पहला निकालना होता है टेन फाई। ये टेन फाई क्या होता है, इसे कहते हैं फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस नाम याद रखना है, जस्ट मैथमेटिकल टर्म है, क्योंकि ये चैप्टर ही पूरा मैथमेटिकल है। तुमने टेन थीटा बराबर सुना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब इस थीटा के लिए, इस फाई के लिए, देखो परपेंडिकुलर कौन है, ऊपर VL माइनस VC, यही है, तो कितना हो गया ऊपर VL माइनस VC, और बेस क्या है आपका VR। अब VL को क्या लिखा हुआ था मैंने, ये देखो I इंटू एक्सएल, VC को क्या लिखा था, I इंटू एक्ससी। देखो VL को I इंटू क्या लिखा था, एक्सएल, VC को क्या लिखा है, I इंटू एक्ससी, और VR को हमने क्या लिखा हुआ है, I इंटू आर। अगर I को ऊपर से कॉमन लेके हम कट कर दें, ऊपर से I कॉमन लिया, नीचे वाले के साथ कट कर दिया, तो टेन फाई का वैल्यू होगा एक्सएल माइनस एक्ससी अपॉन आर, दिस इज। ठीक है, और एक चीज निकालनी होती है हमें, कॉस फाई। कॉस फाई, ठीक है, तो कॉस फाई का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस फाई का फॉर्मूला होता है आपका क्या होगा, कॉस फाई का फॉर्मूला सोचो, इसको बोलते हैं पावर फैक्टर। पावर फैक्टर, अभी इसको बहुत टाइम बाद बना रहा हूँ डेरिवेशन, वो भी वन शॉट, तो बहुत ज्यादा टफ हो जाता है, क्योंकि गलती की गुंजाइश ही नहीं है इधर पे। ठीक है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बेस अपॉन
हाइपोटेनियस। अगर आपको कहीं पर भी कोई भी डाउट होता है आप कमेंट में पूछेगा, क्योंकि मेरा भी फर्स्ट फर्स्ट टाइम है और इतना बड़ा टॉपिक वो भी वन शॉट में, जिसमें एक भी गलती हो गई पूरा ब्लंडर हो जाएगा, मुझे पूरा वीडियो दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो कई बार क्या होता है ना कि मेरा ध्यान बहुत जगह रहता है, तो कई बार ऐसा हो सकता है कि मैं कुछ लिखूं या आपको समझाऊं नहीं, बट ऐसा बहुत कम चांस है। ठीक है, कॉस थीटा बराबर पता है ना, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, आधार बट्टा कर्ण, हिंदी वालों। तो कितना हो जाएगा, बेस कितना है बताओ इसका, वी आर, और हाइपोटेनियस क्या है, ई। तो बेस क्या है आपका, वी आर, और हाइपोटेनियस क्या है, ई। अब सुनना ध्यान से, वी आर को क्या लिखेंगे, आई आर, और ई को कितना लिखेंगे, देखो आई इंटू जेड। क्योंकि देखो ई क्या है आपका, एलसीआर सर्किट का ईएमएफ, और एलसीआर सर्किट का ईएमएफ बोले तो एलसीआर सर्किट का करंट इंटू एलसीआर सर्किट का रेसिस्टेंस, और एलसीआर सर्किट के रेसिस्टेंस को क्या बोलते हैं, जेड। कॉस फाई पावर फैक्टर का फॉर्मूला होता है आर बाई जेड, वेयर जेड इक्वल टू दिस वन। आई बात समझ में, तो ये फॉर्मूला हम लोग याद करके लेंगे। ठीक हो गया, तो मैंने पूरा एलसीआर सर्किट यहाँ पर आपको पढ़ा दिया। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या एक बार इसको अच्छे से अपनी कॉपी में उतार लीजिए। ठीक है, अब चैप्टर समाप्ति की ओर है। इधर पे हमको लास्ट के एक दो टॉपिक पढ़ने हैं, और पहला टॉपिक इसमें पढ़ना है हमने रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। हेडिंग डालना, रेजोनेंट, बहुत ज्यादा चांसेस, फ्रीक्वेंसी, हिंदी में इसको कहते हैं अनुनादी आवृत्ति। ठीक है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ये कैसा होता है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे यहां पर आप डेरिवेशन में लिखेंगे सिर्फ इतना, एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। जब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होती है तो आपका जो एक्सएल होता है ना, एक्सएल, ये एक्ससी के बराबर हो जाता है। आखिर क्यों होता होगा, ताकि करंट मैक्सिमम कर पाए, आई क्या बनाने के लिए, मैक्सिमम बनाने के लिए, ऐसा होता है। ठीक है, तो एक्सएल बराबर क्या हो जाएगा, एक्ससी। अब सबसे पहले ऊपर नोट्स में आइए, तो मैंने एक्सएल का फॉर्मूला क्या बताया आपको, ओमेगा एल। एक्ससी का क्या बताया मैंने, वन अपॉन ओमेगा सी। देखो बता रखा है। अभी ओमेगा और ओमेगा मल्टीप्लाई हो गए, तो ओमेगा इंटू ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, और एल चल दिया नीचे, तो वन अपॉन कितना आ गया, एल सी। तो ओमेगा बराबर कितना हो गया, देखो जरा, ओमेगा बराबर अंडर रूट ऑफ, क्योंकि स्क्वायर वहां जाएगा तो अंडर रूट बन जाएगा, एल सी। तो ओमेगा बराबर कितना होता है, वन का रूट वन अपॉन अंडर रूट में क्या है, एल सी। दिस इज, ठीक है। अब ये ओमेगा क्या होता है ना, इसको कहते हैं एंगुलर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। कई बार तो यही आता है, एंगुलर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, बट हमने तो हेडिंग डाल रखा है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, इसका मतलब कुछ और है वो। तो वो क्या है, आप ऊपर ही देखिए, मैंने ओमेगा का एक फॉर्मूला बता रखा है आपको, क्या बता रखा है, देखो ओमेगा बराबर क्या होता है, टू पाई एफ। देखो सबसे पहले मैंने, मुझे पता था कि कौन कौन से फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने ऊपर ही पढ़ा दिया वो सब बेसिक में। अदरवाइज यहाँ पढ़ाता आप लोग कहते हैं यार कितने जो फॉर्मूला आ गए। ठीक है, जैसे बस्सी के जोक्स होते हैं ना, पहले ही आपका वो बना देता है, एक स्टोरी लाइन बना देता है किसके बाद क्या करना है, और लास्ट में जो शुरू की चीजें होती है उसको लास्ट में कनेक्ट करता है। सेम ऐसे ही ओमेगा बराबर टू पाई एफ किया हमने, तो ओमेगा के बदले लिख दो टू पाई एफ इज इक्वल टू वन अपॉन कितना आया, अंडर रूट एल सी। देखो ओमेगा के बदले मैंने कितना रख दिया, टू पाई, ये रख दिया बस। तो यहां से ये टू पाई अगर नीचे पे जाएगा, एफ बराबर क्या हो गया हमारा, वन अपॉन टू पाई अंडर रूट एल सी। बहुत ज्यादा चांसेस है, नहीं भी आएगा किसी फॉर्मूले में लिखे आना इसको, जब आपने इतनी मेहनत कर दी है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक याद रखिएगा, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे आपकी करंट मैक्सिमम होती है, करंट क्या होती है, मैक्सिमम, करंट इच मैक्सिमम, और उसी करंट को मैक्सिमम करने के लिए एक्सएल बराबर क्या बन जाता है, एक्ससी। यानी कि एक्सएल क्या होता है, दोबारा याद करो, एल सर्किट का रेसिस्टेंस, एक्सी क्या होता है, सी सर्किट का रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस मतलब प्रतिरोध। आया, यहां पर हमारा एसी चैप्टर प्रॉपरली खत्म होता है। ठीक है, अब एसी का एक छोटा सा पार्ट है जिसका नाम है ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर, ये ट्रांसफॉर्मर क्या करता है,
ठीक है, पहले इसके बारे में जानकारी। सबसे पहले ऐसा डिवाइस होता है, डिवाइस दैट इंक्रीजेस और डिक्रीजेस वोल्टेज, जो कि वोल्टेज को कम या ज्यादा करता है, या तो वोल्टेज को इंक्रीज कर देगा या तो वोल्टेज को डिक्रीज कर देगा। ठीक है, अब बात आई भाई इंक्रीज भी कर रहा है डिक्रीज भी कर रहा है, भाई कैसा ट्रांसफॉर्मर है, ट्रांसफॉर्मर है क्या है। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मर के ना दो टाइप होते हैं। अब वो दो टाइप कैसे, ऐसा ट्रांसफॉर्मर जो वोल्टेज को इंक्रीज करता है, टाइप पहला ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, हिंदी वाले इंक्रीज करना बढ़ाना कर ही सकते हैं इसको, ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, दैट इंक्रीजेस वोल्टेज, इंक्रीजेस वोल्टेज, जो वोल्टेज को क्या करे, इंक्रीज करे। सारी बातें पता होनी चाहिए, 5 नंबर में अकेला ट्रांसफॉर्मर के बारे में लिखने को आता है। और दूसरा ट्रांसफॉर्मर दैट डिक्रीज वोल्टेज, ऐसा ट्रांसफार्मर जो वोल्टेज को इंक्रीज करे और ऐसा ट्रांसफार्मर जो वोल्टेज को डिक्रीज करे। तो जो वोल्टेज को इंक्रीज करने वाला ट्रांसफार्मर होता है ना, इसका नाम होता है आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ठीक है, नई चीज समझो जिनने पहली बार पढ़ा है। और जो वोल्टेज को डिक्रीज करता है उसका नाम होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। क्या नाम होता है इसका, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। दो चीजें, ट्रांसफार्मर जो वोल्टेज बढ़ाएगा स्टेप अप, जो घटाएगा उसको क्या बोलते हैं, स्टेप डाउन। ठीक हो गया। दूसरी बात, इसका भाई प्रिंसिपल क्या होता है, ये पूछता है। प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल में क्या लिखोगे, वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, INDUCT, म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब ये म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है, हिंदी में इसको कुछ अन्योय ऐसा करके कुछ कहते हैं। ठीक है, म्यूचुअल इंडक्टेंस एक बार आप गूगल कीजिएगा आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। ये म्यूचुअल इंडक्टेंस होता क्या है। ठीक है, वैसे तो मैंने EMI वाला जो हमारा चैप्टर है 1 शॉट उसमें पूरा पढ़ा रखा है। यहाँ समझने के लिए होता है कि जब आप एक कॉइल में फ्लक्स चेंज करेंगे तो दूसरे कॉइल में भी EMF इंड्यूस होगी। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लो क्योंकि वहां पर थोड़ा सा इसको डिफाइन भी करना होगा। द क्या लिखोगे, चेंज इन फ्लक्स इन अ कॉइल, किसी कॉइल में अगर हम फ्लक्स चेंज कर रहे हैं, रिजल्ट्स रिजल्ट्स द चेंज इन फ्लक्स इन अ कॉइल रिजल्ट्स द प्रोडक्शन of EMF in another coil, in neighboring coil। ये क्या समझे, नेबरिंग कॉइल का क्या मतलब है, मान लो आपका एक नेबर है, आपका एक दोस्त, आपका एक साथी है, आप दोनों मार्केट में गए। ठीक है, आपके पास पैसे हैं, आपके दोस्त के पास पैसे नहीं है, आपके पास 10 रुपए, आपने 10 रुपए का कुरकुरे खाया। ऑब्वियस सी बात है, आपके पैसे हैं तो आप कुरकुरे खा सकते हैं। चूंकि आपका दोस्त था, आपका नेबर था, ठीक है, वो आपके बगल में बैठा था, तो आपने क्या किया, खुद तो खाया ही खाया, उसको भी कहा कि तू भी खा ले। असल में क्या उसके पास पैसे थे, नहीं, तो क्या कायदे से उसको कुरकुरे मिलना चाहिए था, नहीं। बट चूंकि आपका वो नेबर था तो आपने खुद तो खाए खाया, पैसे आपके लगे, बट साथ ही साथ में आपने उसको भी दे दिया। इसको कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। अब इससे इजी डेफिनेशन मैं नहीं समझा सकता इसको। ठीक है, कि दो कॉइल होंगे, ठीक है, एक आपका बैटरी से जुड़ा होगा, एक नहीं जुड़ा होगा। तो जो बैटरी से जुड़ा होगा उसमें तो EMF आएगी आएगी, ऑब्वियस सी बात हो, बैटरी से जुड़ा है। बट जो उसके बगल में है उसमें अपने आप ही EMF आ जाएगी। आई बात समझ में, पक्की बात, बहुत बढ़िया। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल दो बच्चे हैं, एक बच्चा ये है, ठीक है, एक बच्चा ये है, ये टॉपर बच्चा है, ये उसके बगल में बैठ रखा है बोर्ड के एग्जाम में। ऑब्वियस सी बात है, ये तो पास हो ही जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ में अगर इसको दया आई तो इसको भी पास कर देगा। ठीक है, क्यों,
क्योंकि उसका नेबर है। अब पता लगा कि एक दूसरे रूम में बैठ रखा है, ठीक है, वो थोड़ा ना पास हो पाएगा, वो तो लटक जाएगा। ऐसे ही आपने कुरकुरे खाया, जो आपका नेबर है, जो आपके बगल में था, उसको तो आपने दिया, बट आपका एक दोस्त और भी है जो घर में बैठा हुआ है, तो उसको थोड़ा ना दे सकते हैं आप ऑन द स्पॉट। आया? तो नेबरिंग कॉइल में ही होता है, दो कॉइल में तभी म्यूचुअल इंडक्शन होगा जब वो अगल बगल में होंगे। आई बात समझ में? तो यहाँ पर मैंने म्यूचुअल इंडक्शन समझा दिया। कई बार आता है ट्रांसफार्मर किस प्रिंसिपल पे काम करता है, आप कहेंगे म्यूचुअल इंडक्शन पे। अब बात आई एक ट्रांसफार्मर का डायग्राम बता दो भाई। देखो, एक रफ डायग्राम बनाता हूँ, आप भी ऐसे ही बनाएंगे इसको एग्जाम में। ये पहला एक, ये थोड़ा सा ऐसे करेंगे, बाकी आप गूगल कर सकते हैं, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। आपने ये बनाया, ठीक है, ऐसे। अब हुआ क्या, यहाँ पर से आपने इसमें थोड़ा सा ऐसा लगे कि वायर लपेट रखा है आपने, ये यहाँ पर से, और यहाँ पर से आपने इसको क्या दे रखी है, एक ईएमएफ दे रखी है, ठीक है। ऐसे आपने यहाँ पर भी वायर लपेट रखा है, और यहाँ पर, ठीक है, आपने कोई ईएमएफ नहीं दे रखी, यहाँ पर आपका लोड है, यानी कि आपको पता लग रहा है। तो इस साइड को जो ईएमएफ देते हैं इसको कहते हैं ईपी, प्राइमरी कॉइल, ठीक है, और इसको कहते हैं ईएस, सेकेंडरी कॉइल, ठीक है। प्राइमरी कॉइल बोले तो इनपुट, तो यहाँ पर दो चीजें होती है, एक होती है इनपुट, एक होती है आउटपुट, ठीक है। इनपुट में क्या होता है आपका, इनपुट में सबसे पहले होता है आपका ईपी। ईपी क्या होता है, ईएमएफ ऑफ प्राइमरी कॉइल, प्राइमरी कॉइल। ऐसे ही एनपी होता है, एनपी क्या हुआ, नंबर ऑफ टर्न। ये चीज याद रखिएगा, इन प्राइमरी कॉइल, प्राइमरी कॉइल, ठीक है। ऐसे ही आपकी अगर बात करें यहां पर आउटपुट में, आउटपुट में जो ईएमएफ होती है उसका नाम क्या होता है, ईएस। देखो, ईएस, ये सारी चीजें लिख देनी है आपने वहां पर। ईएस क्या हो गया, ईएमएफ ऑफ सेकेंडरी कॉइल। और ऐसे ही अगर बात करें एनएस इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी कॉइल। अब बात आई इस नंबर ऑफ टर्न क्या है, सोचो, मैंने पहले वाले में टर्न बना रखे ना, ये देखो, यहाँ पर अगर हम देखें, ये देखो, एक टर्न, ये तो बहुत सारे टर्न होंगे, ठीक है। तो इसको कहा है मैंने एनपी, और ऐसी इधर पे इसको मैंने क्या कह दिया, एनएस। समझे बात, एनपी और एनएस क्या चीज है। तो एनपी है नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी कॉइल, और एनएस है नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी कॉइल, ठीक हो गया। इसके बाद इनमें जो फ्लक्स लगती है उसका नाम होता है फाई। देख, फ्लक्स, इसका नाम क्या है, फाई। ये, क्योंकि म्यूचुअल इंडक्शन है ना, पूरे कोर में फ्लक्स आ गई है कि ऐसा बना देना, एग्जामिनर खुश हो जाएगा, बस और कुछ नहीं करना है आपको। यहाँ पर ईपी और यहाँ पर क्या लगा दिया, ईएस। अब इसकी अगर कोई वर्किंग पूछे, ठीक है, तो वर्किंग में क्या लिखेंगे, इसमें वर्किंग आएगा, ये 5 नंबर पे आता है वर्किंग। देखो, वर्किंग क्या होता है, ठीक है, आप सीधा लिख सकते हैं, मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ क्योंकि मैं लिखूंगा तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा इसमें। वर्किंग लिखना, व्हेन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द प्राइमरी कॉइल, ठीक है, लिख ही देते हैं चलो जल्दी से, व्हेन, गंदी राइटिंग में लिखता हूँ मैं, ठीक है, ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन प्राइमरी coil, then the flux is set up in the core, core में क्या सेटअप हो जाएगा, फ्लक्स, एंड दिस फ्लक्स लिंक्स या लिंक्ड विद, किसके साथ लिंक्ड है, सेकेंडरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल, ठीक है। एंड ड्यू टू
म्यूचुअल इंडक्शन, अभी सिखाया था मैंने, म्यूचुअल इंडक्शन। देखो म्यूचुअल बैटरी तो सिर्फ यहाँ पे लगी हुई है, ठीक है, प्राइमरी में लगी हुई है, सेकेंडरी में तो कुछ लगा ही नहीं हुआ है। तो म्यूचुअल इंडक्शन में क्या है कि प्राइमरी का वोल्टेज अपने आप ही कहाँ चले जाएगा, प्राइमरी को तो मिलेगा ही मिलेगा, सेकेंडरी को भी चले जाएगा। ठीक हो गया। तो क्या लिखा है यहाँ पर, एंड ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन द ईएमएफ या करंट ऑल्सो इंड्यूस्ड इन सेकेंडरी। वैसे इसको विंडिंग कहते हैं या वाइंडिंग, ठीक है, वाइंडिंग कहते हैं इसको फिजिक्स की भाषा में। ये रहा। देखो मैंने इतनी चीज लिखा दी जितने पढ़ने के लिए, आप होने को तो यहाँ पर आपको कोर वगैरह वगैरह दुनिया भर का जिसको जो पढ़ना है पढ़ते रहिए, बट हाँ पास होने के लिए सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट है, और ये बहुत ज्यादा है। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ। अब बहुतों को ये समझ में नहीं आएगा ये फैराडे लॉ कहाँ से लाए। ये जो एक मिनट है, फैराडे लॉ, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है ना, वहां पर एक लॉ होता है। क्या होता है, देखो ई बराबर फॉर्मूला होता है, ई बराबर माइनस एन, ठीक है, क्या होता है, डी फाइव बाई डी टी। अब सुनिए, सेकेंडरी कॉइल की अगर बात करूं तो सेकेंडरी कॉइल के ईएमएफ को क्या बोल देता हूं, ई एस, और सेकेंडरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न को क्या बोल दिया, एन एस। ऐसे ही इन प्राइमरी कॉइल, इन प्राइमरी कॉइल, ये रटना पड़ेगा, हाँ, फैराडे का लॉ बहुत इजी है और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी कॉइल तो ई बराबर क्या है, रटने जैसी तो कोई चीज भी नहीं है, एन डी फाइव बाई डी टी, और इसको क्या कह दो, पी, तो एन में भी क्या लगा दो, पी, डिवाइड मार दो इससे इसको, तो डी फाइव बाई डी टी से डी फाइव बाई डी टी कट गया, तो यहां से हमारा फॉर्मूला आ गया, देखो क्या आ गया, ई एस अपॉन ई पी। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 और दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तुम नीचे पे लिखना 1 डिवाइडेड बाई 2 ऐसे करके, ई पी इक्वल टू, उस साइड कितना बचा, देखो माइनस से माइनस भी कट गया, ऊपर बचा हमारा एन एस अपॉन एन पी। बस इतना ही प्रूव करना होता है आपको ट्रांसफॉर्मर में जब वर्किंग लिखा है, ठीक है। और यहाँ पे उसकी वर्किंग खत्म हो गई, तो हमने क्या क्या किया, डायग्राम लिखा और वर्किंग लिखी, ठीक है। और वर्किंग के ऊपर ये चीज जरूर लिखना कि ये वाला, ठीक है, इनपुट आउटपुट ये पूरा ही ये रहा। और फिर स्टेप अप स्टेप डाउन। अब कुछ केस फॉर द न्यूमेरिकल फाइनली, ठीक है, न्यूमेरिकल्स के लिए लास्ट 2 मिनट कि न्यूमेरिकल में क्या क्या आ सकते हैं। न्यूमेरिकल्स में सबसे पहली चीज आती है ट्रांसफॉर्मर रेशियो। ट्रांसफॉर्मर रेशियो बहुत ज्यादा आता है, किसे कहते हैं, तुम इंग्लिश में लिख भी सकते हो, ट्रांसफॉर्मर रेशियो इज डिफाइंड एज, ठीक है, क्या होता है, सेकेंडरी ईएमएफ अपॉन, ट्रांसफॉर्मर रेशियो को किससे दिखाते हैं, के से, तो के बराबर ई एस अपॉन ई पी, ठीक है, इज इक्वल टू ई एस किसके बराबर है, ऑब्वियस सी बात है, एन एस अपॉन एन पी। तो यहां से हमें एक और फॉर्मूला मिल गया, देखो इसको थोड़ा सा सजा के लिख देता हूं, ट्रांसफॉर्मर रेशियो जिसको कि हम क्या कहते हैं, के बराबर ही आ गया। अब मैंने 2 टाइप के ट्रांसफॉर्मर बनाए थे ना, स्टेप अप ठीक है, और बी बताया था मैंने आपको स्टेप डाउन। ये फैक्ट है हाँ पूरे। अब जो स्टेप अप होता है ना, उसमें याद रखिएगा कि के ग्रेटर देन 1 होता है हमेशा, और स्टेप डाउन में के लेस देन 1 होता है। ऑब्वियस सी बात है, के ग्रेटर देन 1 है, एक से बड़ा कब आएगा, जब न्यूमरेटर बड़ा होगा। तो दूसरी भाषा में हम कह सकते हैं कि जब ई एस बड़ा होगा किसके मुकाबले, ई पी के मुकाबले। न्यूमेरिकल में भी आ सकता है, और वहां पे तो लिख ही देना, एग्जामिनर को लगता है कि हाँ इंटेलिजेंट है बच्चा। ऑब्वियस सी बात है, ई एस बड़ा होगा तो एन एस भी बड़ा होगा, एन एस भी किसके से बड़ा है, एनपी, यानी कि सेकेंडरी टर्न में ज्यादा टर्न होंगे एज कंपेयर टू प्राइमरी, यानी कि सेकेंडरी साइड से ज्यादा मोटा होगा, प्राइमरी से नहीं होगा। और इस वाले में क्या लिखोगे, के लेस देन 1, इसका मतलब ई एस कम है इसके ईपी के मुकाबले। या दूसरी भाषा में लिख सकते हो कि सेकेंडरी में कम टर्न है एज कंपेयर टू किसके मुकाबले, प्राइमरी के मुकाबले, यानी कि प्राइमरी वाला साइड ज्यादा मोटा होगा, ठीक है। ये आया पहला। और दूसरी चीज इसमें आता है आपका
इफिशियंसी, इफिशियंसी, इफिशियंसी कैसे निकालते हैं ट्रांसफार्मर की, यानी कि पावर इनपुट इक्वल टू पावर आउटपुट। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, पावर इनपुट इक्वल टू पावर आउटपुट। अब मैंने इनपुट में क्या बताया था, पावर का फॉर्मूला क्या होता है पता है तुम्हें, पावर बराबर V इंटू आई, और इनपुट यानी कि प्राइमरी। ठीक है, तो प्राइमरी में टर्न का नाम क्या था, देखो V इंटू आई होता है, बट यहाँ पर हम E लेके चल रहे हैं तो हम E इंटू आई करेंगे। पावर बराबर क्या फॉर्मूला है यहाँ पर हमारा, E इंटू आई। तो प्राइमरी में क्या हो जाएगा, E, प्राइमरी है तो EP, आई P इक्वल टू, यहाँ पर आउटपुट में क्या हो जाएगा, आउटपुट बोले तो सेकेंडरी ES, और आई के बदले क्या हो जाएगा IS। ठीक हो गया, तो अगर मैं यहाँ पर देखो ES को EP को नीचे ले जाऊं तो मैं लिख सकता हूं ES अपॉन EP इक्वल टू IP अपॉन IS। अब देखो ध्यान से क्या रिजल्ट निकल रहा है फाइनली, जो तुमको याद करके ले जाना है न्यूमेरिकल के लिए। ठीक है, ट्रिक, फाइनल ट्रिक है, और उसके साथ चैप्टर खत्म हो जाएगा। फाइनल ट्रिक है हमारी, जो ट्रांसफॉर्मर रेशियो होता है के, किसके बराबर होता है, ES अपॉन EP। ES अपॉन EP किसके बराबर होता है, NS अपॉन NP, और NS अपॉन NP किसके बराबर होता है, IP अपॉन IS। बच्चे फ्लो फ्लो में IS अपॉन IP कर देते हैं, ये बात याद रखिएगा, एंड दिस इज द फाइनल फॉर्म। आई बात समझ में, तो यहाँ पर हमारा ट्रांसफार्मर भी हो गया। एक बार मैं सोचा था ट्रांसफार्मर को छोड़ देता हूँ, बट ट्रांसफार्मर ही एसी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो इसको कैसे छोड़ा जा सकता था। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या क्या पढ़ा। ठीक है, फाइनली अगर 1 मिनट में करूँ समरी, ठीक है, समरी की बात करें तो सबसे पहले हमने पढ़ा इंट्रो। इंट्रो में हमने पढ़ा कि ACDC क्या होता है, उसके बाद हमने पढ़ा IRMS, VRMS या ERMS कुछ भी बोलो। उसके बाद हमने पढ़ा R सर्किट, L सर्किट, C सर्किट। उसके बाद हमने पढ़ा LCR सर्किट। LCR सर्किट में हमने क्या पढ़ा, इम्पिडेंस के बारे में पढ़ा, tan फाई पढ़ा क्या होता है, cos फाई पढ़ा पावर फैक्टर। ठीक है, और ऐसी RLC वाले में हमने क्या पढ़ा, एक हमने XL पढ़ा क्या होता है, XC पढ़ा क्या होता है, याद होना चाहिए अब सब कुछ। उसके बाद हमने पढ़ा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या होती है, और उसके बाद हमने पढ़ा ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर में हमने पढ़ा स्टेप अप क्या होता है, स्टेप डाउन क्या होता है, प्रिंसिपल क्या होता है, वर्किंग क्या होता है, डेरिवेशन क्या होता है, ट्रांसफॉर्मर कांस्टेंट क्या होता है, बहुत सारी चीजें हमने यहाँ पर पढ़ ली। ठीक है, और यहाँ पर एक छोटी छोटी चीजें मेरे को आगे इधर पे याद रखिएगा, एक वॉटलेस करंट आती है, लिख लेना, वॉटलेस करंट, ऐसी करंट जिसकी पावर 0 होती है, करंट हैविंग 0 पावर। और तुम्हें पता होना चाहिए पावर किस किस में 0 थी, एक L सर्किट में, एक C सर्किट में। तो ऐसी करंट ना हमेशा L सर्किट और C सर्किट में बहती है। दिस करंट फ्लोज इन L और C सर्किट। आई बात समझ में, ये बात थोड़ी सी याद रखना, कई बार एक्सप्लेन वॉटलेस करंट भी आ जाता है। ठीक है, आई होप यहां तक आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। मैंने कोशिश की कि 1 शॉट में भी टाइम, आई थिंक हाँ 1 घंटे के अराउंड हुआ है। ठीक है, और 1 घंटे में हमने कोशिश की कि इस पूरे चैप्टर को हम खत्म कर दें। बेसिकली ये बहुत बड़ा चैप्टर था, बहुत कॉन्सेप्चुअल चैप्टर था। इसमें मैंने जो जो चीजें छोड़ रखी हैं, जैसे मैंने LR सर्किट, RC सर्किट और LC सर्किट, एक ये छोड़ रखा है, और एक मैंने पावर ऑफ LCR सर्किट छोड़ रखा है। यहाँ पर फॉर्मूला लिख लेना, बट वैसे मैंने पीछे पढ़ाई दिया तुम्हें, पावर कुछ कुछ चीजें ऑफ LCR सर्किट, ये भी नहीं आता है, पहले से बहुत ज्यादा आता था। इसका न्यूमेरिकल आता है, LCR सर्किट का जो पावर होता है, इसका फॉर्मूला होता है P इक्वल टू ERMS इंटू IRMS कॉस फाई। कॉस फाई तुम्हें पता है क्या होता है, पावर फैक्टर, क्या फॉर्मूला होता है इसका, R/Z। ठीक हो गया, तो यहाँ पर ये हमारा LCR सर्किट हो गया। जर्नली इसकी वैल्यू आपकी 1 होती है,
cos phi की वैल्यू आपकी पावर फैक्टर निकालते टाइम अगर नहीं दिया हो तो क्या मान लेना, 1 मान लेना। तो पावर का सिंपल फॉर्मूला बन गया आपका ERMS इंटू IRMS। ठीक है, ये क्योंकि ये जो पूरा चैप्टर है ना, ये पूरा फॉर्मूला का गेम है। ठीक है, ऊपर मैंने जो जो हो सकता था वो आप सभी को पढ़ा दिए। ठीक है, ये देखिए अगर हम ऊपर से जाएं तो दिस वन। ठीक है, पूरा एसी करंट मैंने ERMS IRMS LCR सर्किट आपको पढ़ा दिया और आई होप ये आपको समझ में भी आ गया होगा। और अब आपको एसी करंट में कोई भी दूसरा वीडियो या कोई भी दूसरा कॉन्सेप्ट देखने की जरूरत नहीं है। बाकी जो हिंदी मीडियम के हमारे स्टूडेंट्स हैं, आप लोग क्या कर सकते हैं कि जो छोटी छोटी चीजें हैं, देखिए आप लोग के लिए मैं ये करूंगा कि जो ये ट्रांसफार्मर की वर्किंग है ना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा। ठीक है, जो मैंने यहाँ पर लिख रखा है थोड़ा सा ये वाला जो मैंने पार्ट लिखा है, इसको मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, उसको आप उतार लीजिएगा। ठीक हो गया, यहाँ पर एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, आपके ये वीडियो अपलोड तक मैं इसको हिंदी में वहां पर डाल दूंगा, आप उतार लीजिएगा। बाकी सब कुछ सेम है। और हिंदी मीडियम वाले भी कोशिश कीजिएगा इस चैप्टर के जो टर्म्स हैं वहां इंग्लिश में ही लिखें। बेसिक इंग्लिश का वो हिंदी बना के जैसे लिखते हैं ना, ऐसे करके रेसिस्टेंस ऐसे लिख दीजिएगा, वो ज्यादा बेटर है। या इंग्लिश भी लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये टर्म पूरे इंग्लिश के ही है। हिंदी में जस्ट इनको इंग्लिश का हिंदी कर दिया गया है और उनका कोई सेंस नहीं है, मैं लिटरली बता रहा हूँ। ठीक हो गया, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें कि हम कोई दूसरे चैप्टर को वन शॉट में यहाँ पर निपटाएंगे। आई होप आज का आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा, हमारी मेहनत अच्छी लगी होगी। हमने कोशिश की है कि जैसे अनअकैडमी होते हैं, बाईजूस होते हैं, फिजिक्स वाला होते हैं, जिस तरीके से वो आपको कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, उसी तरीके से जो बागेश्वर के हमारे स्टूडेंट हैं, बागेश्वर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, ठीक है, हमारे उत्तराखंड के जो स्टूडेंट हैं, उनको हम कहीं ना कहीं एक क्वालिटी कंटेंट दें, यह हमारा एक प्रयास है। आई होप आपको हमारे मेहनत अच्छी लगी होगी, प्रयास अच्छी लगी होगी। इसी के लिए वीडियो को लास्ट तक अगर आप आए हैं तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हाँ, इस चैनल को अपने उन सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा जिनको कि कहीं ना कहीं क्वालिटी कंटेंट नहीं मिल पा रहा है, जिनको कि समझना है, एक रिलायबल सोर्स चाहिए उसके, वो उनको नहीं मिल पा रहा है, उनको जरूर हमारा जो चैनल है उसको रिकमेंड कीजिएगा। इससे उन बच्चों की तो सहायता होगी ही होगी, कहीं ना कहीं हमारी भी एक सहायता होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं हम बहुत ज़्यादा टाइम लगा के, एफर्ट लगा के इन सब चीज़ों को बनाते हैं। अराउंड 1 घंटा हमको इसको बनाने में लगता है, उसके पीछे देखना, ठीक है, बाद में इसको एडिट करना, एडिट करने के बाद अपलोड करना, उसमें टैग लगाना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है। अराउंड एक वीडियो को बनाने के लिए 3 से 4 घंटे हमारे लग जाते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। आप अपनी पढ़ाई करते रहिए, बोर्ड्स नजदीक आने वाले हैं। ठीक है, हर एक टॉपिक को छोटे छोटे समराइज फॉर्म में पढ़िए, क्योंकि अभी आप बहुत ज्यादा नहीं पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए वन शॉट वीडियो में। तब तक आप पढ़ाई करते रहिएगा, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।